हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी नई श्रृंखला चालू हो चुकी है पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। उसमें हम कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट पढ़ चुके हैं और न्यूट्रिएंट्स का इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। आज से हम हमारे नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम पढ़ेंगे फैट या जिसे अपन कहते हैं वसा। ठीक, वसा बिल्कुल बहुत सरल होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ जाएंगे। जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम आपस में मिला दें, इन सब के आपस में अपन क्या करा दें, रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो जो बनता है वो होता है फैट, ये जिसे अपन कहते हैं वसा। अब कैसे समझना, कल भी क्योंकि अपन पढ़े थे, जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:2:1 में मिलता है, 1:2:1 में मिलता है, तो वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फैट में भी अपन क्या कह रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर दोनों में अपन अंतर कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या सही है क्या कैसा है, तो समझना, फैट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। यदि इन दोनों से तुलना करें तो ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर बहुत कम होती है। आप इसको एग्जांपल से समझ जाएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं फैट का, C17H35COOH। ये एक फैट है, एक फैटी एसिड है जो साबुन बनाने के, सोप बनाने में यूज होता है। तो इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन रेशियो देखो इसका, कार्बन की संख्या कितनी है, 17 और 1 18, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 35 और 1 36, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। यदि अपन इसको रेशियो निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 9 18 1। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों हैं, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो वो बनता है, उसे हम कहते हैं फैट, या उसे अपन कहेंगे बोलचाल में ऑयल कह सकते हैं। अब फैट और लिपिड में कंफ्यूज नहीं कर जाना। जब फैट बाहर अपन पढ़ रहे हैं, उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हैं या उसका फॉर्मूला देख रहे हैं, बाहर अपन स्टडी कर रहे हैं, तो उसे अपन कह रहे हैं फैट। और जब इसी फैट को हम स्टडी करते हैं किसी लिविंग में, मान लो कोई जीवित घटक है या लिविंग थिंग्स हैं, और हम कह रहे हैं कि ये फैट उस जीवित घटक के अंदर है, इनसाइड द लिविंग थिंग्स, तो अब इसी फैट को नाम दे दिया जाता है लिपिड। जैसे अपन क्या कहते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी है। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल, सेल शरीर के अंदर, तो शरीर के अंदर जो फैट है उसे फिर फैट ना कहके उसकी जगह टर्म यूज होता है लिपिड। तो घबराना नहीं है, सब कुछ वही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वही फैट है, वही होता है लिपिड। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो फैट के बारे में एक चीज तो आपको पता है कि फैट क्या होगा, इनसॉल्यूबल इन वाटर, जल में ये क्या होता है, अघुलनशील होता है। ठीक, अब देखते हो तो आप, ऑयल जो है वाटर में कहां घुलता है, यदि अपन वाटर में ऑयल डाल दें तो ऑयल की डेंसिटी कम है, इसलिए वो ऊपर तैरते रहता है, पानी नीचे रहता है। तो फैट का नेचर क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर, जल में ये क्या होता है, अघुलनशील। ठीक, फिर लेकिन किसमें घुलता है, तो ये सॉल्यूबल होता है या घुलनशील होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक में। जैसे CHCl3, क्या हो गया ये, CHCl3 को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी ने क्लोरोफॉर्म नाम जरूर सुना होगा। क्लोरोफॉर्म जिसको सुंघाकर बेहोश कर दिया जाता है ना, मूवी में आपने देखा होगा, रुमाल में डालते हैं, सुंघा देते हैं बेहोश। हालांकि वो वैसा काम नहीं करता है ना, ऐसा नहीं होता कि 1 मिनट में बेहोश हो जाए, लेकिन फिर भी होता वही क्लोरोफॉर्म। फिर यदि मान लो हम बात करते हैं कार्बनिक और कार्बनिक, जैसे एसीटोन। ठीक, फिर हम बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन को तो पहचान जाओगे। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, C6H6। ठीक,
और जैसे अपन बात करते हैं और कार्बनिक यौगिक जैसे एल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5OH, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुल मिला के आप याद करने के लिए क्या कह सकते हो, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वसा जो है ये कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होता है। अब मान लो पेपर में आ जाए कि किस में घुलनशील है, तो देख लेना ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगी, क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल, एसीटोन, ये सब होंगे, आप समझ जाओगे। ठीक। यदि अपन फैट की बात करें तो फैट भी अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। याद रखना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वैसे ही फैट भी अपने आप में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना। ठीक है। इसकी एक विशेषता होती है, फैट में हमेशा एस्टर बॉन्ड होता है, इसमें पाया जाता है एस्टर बंध, या इसे हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। जब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन पढ़ेंगे तो वहां एस्टर बॉन्ड आपको समझ में आएगा। ठीक है। अभी बस आप ये याद रखो कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एस्टर बॉन्ड होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा एस्टर बॉन्ड मिलकर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फैट, या जिसे हम कहते हैं वसा। फिर 1 ग्राम फैट से, कल अपन पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी या ऊर्जा मिलती है। वैसे ही 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी हमें यहां पर मिलती है एनर्जी या ऊर्जा। देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कौन दे रहा है, फैट। कार्बोहाइड्रेट से 4.1 और इससे कितनी मिल रही है, 9.3। कितना ज्यादा अंतर है, लेकिन फिर भी एनर्जी के लिए ज्यादा डिपेंड अपन फैट पर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट पर है। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिका में पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो मेटाबॉलिज्म या उपापचय करने जानते हैं ग्लूकोज का। वो ग्लूकोज को ही तोड़ेंगे तब हमें 38 एटीपी मिलेगी। भले फैट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, पर हमारे एंजाइम फैट को नहीं तोड़ते हैं, वो सिर्फ किसे तोड़ते हैं, ग्लूकोज को। लेकिन आपसे एग्जाम में लिखा है किसके ऑक्सीडेशन से, किसके ऑक्सीकरण से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा फैट्स। ठीक, ले लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब अपन यहां पर फैट के प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। इसके टाइप्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं, मैं फिर भी आपको एक स्टैंडर्ड टाइप समझाने की कोशिश करता हूं जो एग्जाम में आते हैं, और उसी से आप काफी कुछ और समझ जाएंगे। ठीक, तो फैट के टाइप, यदि अपन बात करें वसा की, तो वसा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप होता है इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट, हिंदी में ये क्या कहलाएगा, संतृप्त वसा। अब थोड़ा लॉजिक तो आप यहां से लगा सकते हैं, एक है सैचुरेटेड, तो सेकंड जो टाइप है ये कौन सा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, या जिसे अपन क्या कहते हैं, असंतृप्त वसा। ठीक, अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं समझने के, मैं आपको बता देता हूं कैसे। यदि अपन केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखें, केमिस्ट्री के व्यू से देखें, तो ऐसे फैट जिनमें सिंगल बॉन्ड है, जिनकी जब संरचना हुई, संरचना बनी, तो इसमें एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, उससे में बनने वाले फैट को कहते हैं सैचुरेटेड या संतृप्त। और ऐसे फैट जिनमें या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, यदि इस कंडीशन में कोई फैट बना है तो वो फैट कहलाता है अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब अभी सिर्फ आप समझ लो और याद कर लो, ये सब विस्तार से अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यदि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, ऐसे याद कर लेना, एस से सिंगल, एस से सैचुरेटेड, और यदि डबल और ट्रिपल है तो वो क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड।
अब ये तो एक केमिकल इसका अपन कॉम्पोजिशन के बेस पे हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप फैट उठाओ और देख लो वो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से हो गया। अब जो अपन पहचान सकते हैं उस एंगल को समझो। यदि हम बात करें रूम टेम्परेचर की, केमिस्ट्री में एक टर्म यूज होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को केमिस्ट्री में हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। यदि रूम टेम्परेचर में ठीक कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड ठोस है, वो कहलाता है संतृप्त वसा। और ऐसा कोई फैट जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में है, ठीक, ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड फैट। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, डेली लाइफ में आप रिलेट करो, ऐसा जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है और ऐसा जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। तो रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड होते हैं वो सभी होते हैं प्लांट फैट, ठीक, प्लांट फैट, या जिसे अपन क्या कहते हैं? पादप वसा, ठीक। ऐसे सभी पौधे जिनसे हमें तेल प्राप्त हो, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, बादाम तेल, सूरजमुखी, जैतून, और है ना, ऑलिव ऑयल हो रहा है, जो भी ऐसे जिससे हमें तेल मिल गया, वो सभी पौधे क्या कहलाएंगे? प्लांट फैट, है ना। और प्लांट फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए जितने भी प्लांट फैट हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड। इसका एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है जो आप देखते हैं, वो है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। नारियल का तेल क्या होता है? ये रूम टेम्परेचर होने पर, जब ठंड होती है और टेम्परेचर कम होता है तो वो ठोस हो जाता है, सॉलिड, जबकि वो भी एक प्रकार का क्या हुआ है? प्लांट फैट। लेकिन वो सॉलिड इसीलिए हो जाता है क्योंकि कोकोनट ऑयल में और जितने कॉम्पोजिशन है ना, फैट के अलावा और कोई जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसे हैं कि वो कम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाएंगे। तो उसमें अदर कंपोनेंट्स जो सॉलिड हो जाते हैं कम टेम्परेचर में, उनकी मात्रा ज्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि जब रूम टेम्परेचर कम होता है तो प्लांट फैट होने के बावजूद भी नारियल का तेल जम जाता है, ठीक। फिर सॉलिड फैट जो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में है, इसके एग्जांपल आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं एनिमल फैट। एनिमल फैट मतलब जंतु वसा, ऐसे वसा जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। मांस, मछली, अंडा, पनीर, मक्खन, दूध, घी, ये सब क्या कहलाएंगे? एनिमल फैट। और एनिमल फैट क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद होता है ना। कैसा एक्सेप्शन होता है? जैसे लीवर ऑयल। लीवर ऑयल जो होता है वो कभी भी सॉलिड नहीं होता है, वो कोई भी टेम्परेचर रहे वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो ठीक है, वो एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन है लीवर ऑयल, इसका एक्सेप्शन होता है कोकोनट ऑयल। लेकिन जो भी प्लांट फैट है वो अनसैचुरेटेड है, और जो भी एनिमल फैट है वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड। तो यहां से आपको सोर्स भी समझ में आ गया है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये काम का है बहुत। चलिए अब यहीं पर अपन को पॉइंट समझना है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करते चले अपन, ठीक। समझ। अब ये जो सैचुरेटेड फैट है ये हमारे शरीर को अधिक नुकसान पहुंचाता है। ये जो है हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल है, ये हमारे शरीर को अधिक नुकसान पहुंचाता है। जबकि जो प्लांट फैट है ये हमारे शरीर को कम नुकसान पहुंचाते हैं। एक पे आप ध्यान देना, एक पॉइंट पे अपन ने ऐसा नहीं लिखा है कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमने क्या लिखा है? ये अधिक नुकसान पहुंचाता है, ज्यादा हार्मफुल है, और ये इसके कंपेयर में हमारी बॉडी को कम नुकसान पहुंचाता है। समझना कैसे? सैचुरेटेड फैट जो है
ये रूम टेम्परेचर पे होता है सॉलिड फॉर्म में। ये किस अवस्था में रहेगा? ठोस। अब जब इसको हमने ग्रहण किया, इसे हमने पचाया, तो ये कैसे फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। और सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली होते हैं, कॉम्पैक्ट, बिल्कुल पास पास होके पैक होते हैं। तो अब जब हम इसको खाएंगे, हमने सीधे सीधे इसको खा लिया, मान लो अपन मांस, मछली, अंडा ये सब खा रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में, अपन ने सीधे उसको खा लिया। अब वो जैसे ही हमारे शरीर में जाएंगे तो एक तो उनके साथ दिक्कत क्या है, वो पानी में घुलेंगे नहीं क्योंकि ये सब फैट है। इनके डाइजेशन या पाचन के लिए हमें चाहिए होगा बाइल जूस, पित्त रस। और पित्त रस निकलता है कहां से? लीवर से। पढ़ चुके हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में, पर फिर भी जो इस टॉपिक से ही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं रिवाइज कर रहा हूं कि लीवर में बाइल जूस, पित्त रस बनता है, जो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि वो फैट पानी में घुल सके और लाइपेज नामक जो एंजाइम है वो उसका डाइजेशन या पाचन कर सके। तो अब जब हम ऐसा खा रहे हैं जो सॉलिड है, उसको पहले हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करके बदलना पड़ेगा, किसमें? छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि वो पानी में घुल जाए। और छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलने के लिए बहुत ज्यादा बाइल जूस चाहिए, और इतना बाइल जूस नहीं निकलता हमारे शरीर में एक दिन में। एक दिन में लगभग 600 मिलीलीटर बाइल जूस निकलता है बस। तो क्या होगा, हम जब ये एनिमल फैट खाएंगे, ये शरीर में पड़ा रहेगा, बहुत धीरे धीरे 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, धीरे 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 इसका डाइजेशन होगा, और पूरे तरीके से शरीर से बाहर निकलने में 1 महीने तक लग जाते हैं। समझ रहे हो? यदि आप एक मांस का टुकड़ा खा रहे हो तो पूरे तरीके से वो आपके शरीर से बाहर चला गया, उसमें 1 महीने का समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड है तो उसका डाइजेशन मुश्किल होता है, इसलिए अधिक नुकसान क्या पहुंचाता है? सैचुरेटेड फैट। अब इसके साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये जो है ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। अनसैचुरेटेड जो है ये किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो जैसे ये हमारे शरीर में गया तो इसको जितना बाइल जूस निकला है उतना ही पर्याप्त होता है जल में घुलनशील बनाने के लिए, क्योंकि पहले से उसके मॉलिक्यूल दूर दूर है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, सॉलिड के पास पास होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। जितना बाइल जूस निकला उतने बाइल जूस ने उसको ऐसा तोड़ दिया कि वो हमारे शरीर में पानी में मिल गया। पानी में जैसे घुला, वाटर सॉल्यूबल हुआ, लाइपेज ने इसका डाइजेशन कर दिया। तो ये जो होता है ये थोड़ी कम नुकसान पहुंचाता है, और ये हमारे शरीर को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, अब एक पॉइंट है, मैं देखो इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस पेपर के एंगल से मैं आपको समझा रहा हूं। अब अपन बात करते हैं घी की। यदि घी की बात की जाए तो घी जो है वो एक टाइप का क्या रहेगा? एनिमल फैट, जो क्या रहता है? सैचुरेटेड या एक प्रकार का संतृप्त वसा है। एक बात याद रखना, घी के साथ क्या है? घी को ऐसा माना जाता है कि ये हमारे शरीर में मोटापा बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, फैटी एसिड बढ़ा देगा। याद रखना ऐसा नहीं है। घी जो होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको बहुत अच्छे से चलाने के लिए घी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बस समस्या क्या हो गई आज के समय में, घी अपन खा तो लेंगे लेकिन आज के समय में हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है ना। अब पहले के लोगों की बात अलग थी, वो अपनी रोटी में लगा लगा के घी भी खा लेते थे और उनका शरीर चमकता था और उन्हें कुछ होता नहीं था, क्योंकि वो मेहनत करते थे, खेती किसानी कर रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, हल चला रहे हैं, बहुत सारे काम करते थे। आज की जो डेली लाइफ अपनी है, जो सिटी लाइफ जिसे अपन कहते हैं, जो बिजी शेड्यूल्स हैं, उसमें आदमी के पास टाइम नहीं, आदमी को थोड़ी भी जाना है तो वो गाड़ी से जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता, इसलिए वो जो घी है वो कोलेस्ट्रॉल बनने का कारण बन जाता है। नहीं तो यदि घी की बात की जाए ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है वो। ठीक, प्लस एक पॉइंट और याद रखना, ये जो घी है इसमें विटामिन B12 होता है। ठीक, घी जो होता है विटामिन B12 नहीं, घी में होता है विटामिन ए। सॉरी, इस पॉइंट को सुधार लेंगे, घी में होता है विटामिन ए। विटामिन ए वही विटामिन है जो हमारी आंख की रेटिना को डेवलप करता है, ये हमारी रेटिना को विकसित करता है, तो जो आंख है वो मजबूत होती है। जैसे मान लो ये मेरे को ये चश्मा लगा हुआ है ना, मायोपिया डिसीज है मेरे को,
जिसे अपन निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका कारण क्या है कि मेरी जो रेटिना है वो कमजोर है, वो इमेज ब्रेन तक नहीं पहुंचा पा रही है, लेंस चौड़ा हो गया है। तो इस कंडीशन में यदि इसको रिपेयर करना है तो एक विटामिन मदद कर सकता है, वो होता है विटामिन ए, जो सबसे ज्यादा मिलता है लीवर ऑयल में, मछली के लीवर में। इसलिए आप देखना जब चश्मा लगता है तो डॉक्टर जो है खाने के लिए कहता है लीवर ऑयल, और जो वेजिटेरियन होते हैं उनको गाजर खाने को कहता है, पपीता खाने को कहेगा, आम खाने को कहेगा, क्योंकि इन सभी में क्या होता है, विटामिन ए। तो घी किसका स्रोत है, पेपर में आ जाए और विटामिन ऑप्शन में रहे तो बिल्कुल नहीं घबराना है, घी जो स्रोत है ये किसका होता है, विटामिन ए का। तो ऐसे व्यक्ति जो पतले हैं, है ना, जिनका वेट कम है, ऐसा 60-65 के अप्रोक्स है लड़के, जिनका वेट नहीं है, वो घी खाएं, घी खाने से कोई दिक्कत नहीं है, वेट भी अच्छा हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। ऐसे जिनका वेट बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, भैया घी से दूरी बनाए रखें। मैंने एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से आपको बताया है, सिर्फ इतनी क्लिप निकाल के और घी खाने नहीं लगना, ठीक है। तो अपने शरीर के हिसाब से, अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से काम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। टिक। तो ये जो है यहां पर मैंने आपको टाइप भी समझा दिया, और इसी टाइप के साथ साथ मैंने आपको क्या बता दिया कि ये जो सोर्सेस हैं, जो स्रोत हैं हमारे फैट के, वो भी आपने देखे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आप एक दो पॉइंट जो है इनको अपन समझते हैं। ठीक, अब बात आती है कि भैया फैट जब ऐसा है इतना, जब सब बुराई कर ही रहे हैं तो इसकी जरूरत क्यों है, क्यों खाना फैट भाई इतना, जब सब कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रॉब्लम होती है, तो नहीं खाते, ऐसा नहीं। फंक्शन है इसकी, पहला फंक्शन तो है ये हमारी बॉडी को जरूरत पड़ने पर 10 से 15% देता है एनर्जी या ऊर्जा देता है, ठीक, एक जरूरी काम। फिर ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, हमारे शरीर के वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है, शारीरिक वृद्धि के लिए। यदि त्वचा के नीचे फैट स्टोर नहीं होगा तो हमारा शरीर बिल्कुल पतला रहेगा, ठीक है। तो जो फैट है वो स्किन के नीचे स्टोर होना जरूरी है। वही फैट तो अपन को ठंड से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा, बहुत सारी चीजों में बचाने के काम आता है। अब खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो फैट होता है ना वही अपन को ठंड से बचाता है, ठीक है। पतले दुबले रहेंगे, हड्डी में ठंड लग जाएगी, काम ही खत्म हो जाएगा। तो जरूरी होता है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ ये जो है ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य है ये होता है फैट का। स्क्रीनशॉट ले, फिर ये लॉजिक समझा रहा हूं मैं कि फैट कैसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। चलिए समझेंगे, बहुत सिंपल है, बस समझ लो थोड़ा सा। हम खाने के रूप में मान लो किसी भी प्रकार से फैट या वसा लेते हैं, किसी भी फॉर्म में हमने खाने में क्या ले लिया, वसा, फैट। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि वसा जो है इसका पाचन करने का काम होता है लाइपेज एंजाइम का। ये जो लाइपेज एंजाइम है इस फैट को बदल देता है फैटी एसिड में, और साथ ही साथ कुछ मात्रा में बनता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की यहां कोई कहानी नहीं, ग्लूकोज सेल या कोशिका में चला जाएगा और फिर रेस्पिरेशन या श्वसन करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, हमारे शरीर को 38 एटीपी मिल जाएगी, हम ऊर्जा बना लेंगे, ग्लूकोज की कहानी खत्म। अब ये जो फैटी एसिड है, समझना, ये फैटी एसिड हमेशा स्टोर होता है हमारी त्वचा के नीचे। इसके लिए जगह ही बनी है कि फैटी एसिड कहां स्टोर होगा, स्किन के नीचे। कहते हैं ना चर्बी जमा हो गई, तो चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड ये हमेशा कहां स्टोर होती है, तो ये स्टोर होती है स्किन के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे। त्वचा के नीचे इसके लिए अलग से स्थान है, उसे हम कहते हैं फैटी एडिपोज टिश्यू, ठीक। एडिपोज टिश्यू हिंदी में कहते हैं वसीय ऊतक, लेकिन इतनी हिंदी आती नहीं है, पर चलो बात निकली है तो लिख देना, एडिपोज टिश्यू। और ये जो टिश्यू जो ग्लैंड बनाता है उसे कहते हैं सीबम ग्लैंड, ठीक। ये जो ग्लैंड है इसे हम क्या कहेंगे, सीबम ग्लैंड।
फर्क समझना, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ग्लैंड एक ऑर्गन है। तो यदि टिश्यू की बात करें तो नाम है फैटी एडिपोस टिश्यू, और फैटी एडिपोस टिश्यू ने मिलकर एक ऑर्गन बना लिया, एक अंग बनाया जो ग्लैंड है, ग्रंथि, जिसका क्या नाम है, सीबम ग्लैंड। इसी एडिपोस टिश्यू में आकर स्टोर रहता है हमारा फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड पूरे समय, पूरे दिन हमारी स्किन से छोटी छोटी बूंद के रूप में, छोटी छोटी बूंद के रूप में, तेल या ऑयल के रूप में हमेशा बाहर निकलता रहता है। इस ऑयल को विज्ञान की भाषा में अपन कहते हैं सीबम, इसलिए ये सीबम ग्लैंड है। बाकी बोलचाल में आप ऑयल कह सकते हो। ऑयल के फॉर्म में क्या होगा, हमारी स्किन से हमेशा निकलता रहता है सीबम। सीबम निकलने की वजह से क्या होता है, ये जो सीबम है ये हमारी स्किन को बनाता है स्मूथ, चिकनी बनाता है, सपाट बनाता है। स्किन स्मूथ होने की वजह से क्या होता है, जब स्किन स्मूथ है तो हमारी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया या फंगस ये कभी भी हमारी स्किन में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ये वृद्धि नहीं कर पाएंगे। और जब बैक्टीरिया फंगस ग्रोथ ही नहीं करेंगे तो कभी इन्फेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। और जब इन्फेक्शन नहीं हुआ तो कभी स्किन इफेक्ट ही नहीं होगी, मतलब हमेशा स्किन क्या रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक, थोड़ा सा समझना, बिल्कुल आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करो, समझ जाओगे। देखो ठंड के समय आपने देखा होगा, ठंड के समय हमारी जो त्वचा है वो सफेद सफेद दिखाई देती, रूखी सूखी रहती है। तो उसके लिए फिर अलग अलग ट्रीटमेंट उपचार करते हैं, जैसे लड़कियां बॉडी लोशन लगाती है, लड़के राई का तेल लगाते हैं, पर करते हो ना उपचार कुछ ना कुछ कि उसके ऊपर अपन क्या कर लें, वो जो सफेद सफेद है वो हट जाए, है ना, उसके ऊपर अपन स्किन एक क्या बनाते हैं, लेयर। क्या होगा यदि हमारी स्किन वैसे ही सफेद रहेगी तो हमारे जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे छिद्र हैं त्वचा में, ये खुले हुए हैं। इस छिद्र में अब सीधे कांटेक्ट में आ रही है हवा, पानी, सबके। तो जो हवा, पानी के बैक्टीरिया, फंगस है वो उस पोर से, उस छेद से हमारे अंदर चले जाएंगे ब्लड में, या हमारी स्किन में अंदर चले जाएंगे और हमें इन्फेक्शन कर देंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन में, दांत खाज। तो क्या होता है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से तेल या क्या लगा लेते हैं, बॉडी लोशन, ठीक है। अब वही काम कौन करता है, ये सीबम। सीबम जो है ये निकल कर, जैसे देखो ये सीबम जो है ये निकल कर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर स्टोर हो जाता है, ताकि जितने भी पोर्स हैं वो सब बंद रहे और स्किन स्मूथ रहे, सपाट, चिकनी, ताकि उसके ऊपर आके बैक्टीरिया, फंगस, वायरस बैठे, ग्रोथ ही ना कर पाए और वो चले जाए। क्योंकि ऑयल जो है, ऑयल वाले सरफेस पे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ग्रोथ नहीं करेंगे ना। इसका आप दैनिक जीवन में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हो। आप देखना, अचार जब बनाते हैं तो उसमें तेल ज्यादा डाल देते हैं, क्या जरूरत है तेल ज्यादा डालने की, कम तेल से भी तो काम चल रहा था, है ना। या तो अचार ज्यादा बनाते हैं तो कुछ लोग नमक डालते हैं, तो वो अलग लॉजिक है, लेकिन कुछ लोग तेल ज्यादा डालते हैं। क्यों, तेल एक चिकनी सतह देता है जिसमें बैक्टीरिया, फंगस ग्रोथ नहीं कर पाते, तो वो जो अचार है वो लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता है। वैसे ही ये तेल हमारी स्किन के ऊपर आएगा, बैक्टीरिया, फंगस कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और जब ये ग्रोथ नहीं करेंगे तो स्किन में इन्फेक्शन नहीं होगा और हमारी त्वचा जो है सुरक्षित रहेगी। इसलिए आप देखना, जो लोग मोटे होते हैं उनको ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा उनको गर्मी लगती है। क्यों, मोटे हैं मतलब ज्यादा क्या है, फैट, ज्यादा फैट खाए हैं, ज्यादा क्या है, फैटी एसिड। ये फैटी एसिड कहाँ स्टोर है, स्किन के नीचे। अब स्किन के नीचे पूरे एडिपोस टिश्यू भर गए हैं क्योंकि फैट ज्यादा हो गया है। अब वो एडिपोस टिश्यू बाहर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा भी टेम्परेचर बदला नहीं कि क्या होता है, स्किन से जो है स्वेट बाहर आने लगता है, जिसको आप बोलचाल में कहते हैं कि यार तेरी स्किन बहुत ऑयली है ना। अब कुछ अपवाद होते हैं कि पतले लोग हैं उनकी स्किन भी ऑयली होती है, तो ऑयली होने का कारण तो खैर यही है, पर फैक्टर अलग अलग है। पर मोटे हैं और यदि उनकी स्किन ऑयली है तो सीधा सीधा उसका कॉन्टेक्ट है कि उनके स्किन के नीचे बहुत ज्यादा क्या है, फैटी एडिपोस टिश्यू। ठीक, इसलिए हम कहते हैं कि स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, फैट। ठीक, ले ले इसका स्क्रीनशॉट, ये काम का है, आपको काम आएगा बहुत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए इसके कारण। ठीक, अब अपन इसके डिसीज या इसके इससे संबंधित बीमारियों की बात करते हैं। ठीक, तो पहला तो
वसा की कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी या कमी से होने वाले रोग। तो वसा की कमी से कौन सा रोग होगा? तो पहला तो आप याद रखना, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास रुक जाएगा। शरीर बहुत पतला पतला दिखाई देगा। ये जो यहाँ पर है ना सर्वाइकल जो होती है अपनी, है ना, यहाँ के पास से क्या होगा, ऐसा शरीर मुड़ता हुआ दिखाई देगा। ज्यादा जो लंबे रहेंगे वो क्या रहेगा, उनका शरीर ऐसा झुकने लगेगा। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि स्किन के नीचे जो फैट है इसकी कमी है। फिर दूसरा, ड्राई स्किन, जिसे अपन शुष्क त्वचा कहते हैं। चर्म रोग तो नहीं कहेंगे, चर्म रोग बड़ा शब्द हो गया, वो अलग कारण होता है। ड्राई स्किन कहेंगे। ड्राई स्किन हो जाएगी जिसकी वजह से बैक्टीरिया फंगस इन्फेक्शन करेंगे, और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, स्कैबीज हो सकता है, दाद खाज बड़ी और बीमारियां हो सकती हैं। तो ड्राई स्किन और फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाना, ये दोनों कंडीशन होगी यदि शरीर में फैट की कमी हो जाए। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ड्राई स्किन डिसीज किसकी कमी से होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा फैट, वसा। अब अगला पॉइंट समझ लें। अब वसा की अधिकता से होने वाले रोग। ठीक, वसा की अधिकता से होने वाले रोग। ठीक, अब समझ गए। यदि हम बात करें, हमने क्या कहा कि फैट जो है वो कहां पर स्टोर हो जाता है? हमारे एडिपोस टिश्यू में, फैटी एडिपोस टिश्यू। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में बहुत ज्यादा फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक हो गई, मतलब बहुत ज्यादा हो गई, तो अब क्या होगा समझना थोड़ा सा इसका सीक्वेंस। ये जो फैटी एसिड है, नियम तो ये कहता है कि इस फैटी एसिड को स्टोर हो जाना चाहिए कहां पर? फैटी एडिपोस टिश्यू में। ठीक, एक समान प्रक्रिया चल रही है, यही होगा। लेकिन यदि फैटी एसिड बहुत अधिक हो जाए, बहुत अधिक फैटी एसिड हो जाए, तो ये जो फैटी एसिड है, टिश्यू तो भर गए पूरे, अब वो कहां जाए स्टोर होने? तो ये फैटी एसिड जाकर स्टोर होने लगता है हमारी आर्टरी में, या ये स्टोर होने लगता है हमारे शरीर की धमनियों में। सुना होगा धमनी सिरा। धमनी मतलब हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी रुधिर वाहिनी, ब्लड डक्ट्स, जिसमें प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को पहुंचाने वाली जो है ये क्या कहलाती है? धमनी। ये अपन रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, अब होता क्या है, जब बहुत ज्यादा फैटी एसिड है तो ये जाके स्टोर होने लगा हमारी आर्टरी में, और आर्टरी में जब बहुत ज्यादा फैटी एसिड स्टोर हो जाता है तो ये जो आर्टरी है ये ब्लॉक हो जाती है। बोलचाल में आपने सुना होगा कि कहते हैं ना कि उसको, उसके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, उसके शरीर में कोई एक धमनी में ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज होने का मतलब क्या होता है? उसकी आर्टरी या धमनी में बहुत ज्यादा क्या स्टोर हो जाता है? फैटी एसिड। जैसे मान लो ये एक आर्टरी है, ये इससे बढ़िया अपना ब्लड जा रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब फैटी एडिपोस टिश्यू पूरे तरीके से भर गए, तो क्या हुआ? ये जो फैट है, ये फैट आकर यहां स्टोर होने लगा। फैटी एसिड जो कोलेस्ट्रॉल जिसको अपन कहते हैं, वो आके कहां पर स्टोर होने लगे? आर्टरी में। अब यहां से ब्लड बह तो रहा है, लेकिन एक दिक्कत हो गई। पहले ब्लड को बहने के लिए इतनी सारी जगह मिलती थी, अब ब्लड को बहने के लिए इतनी सी जगह मिलेगी। अब कम जगह मिलने की वजह से यहां से जो ब्लड है वो तेजी से जाएगा। आजमाने के लिए आप देखना, सटक से जब आप पानी डालो, सटक कम मुंह दबा देना, पानी तेजी से निकलता है। एरिया कम कर दिए, पानी का फोर्स बढ़ गया, तो वैसे क्या हुआ? फैटी एसिड जमा होने की वजह से आर्टरी का एरिया कम हो गया, ब्लड बहुत प्रेशर से जा रहा है, और जब बहुत तेजी से ब्लड जाता है, हार्ट में जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचता है, तो कुछ समय बाद हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती हैं। उसी को अपन हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब अलग अलग टर्म होते हैं। जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा आपको डिटेल से समझाऊंगा, अभी इतनी जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो, फैटी एसिड ज्यादा हो गया, एडिपोस टिश्यू भर गए, तो ये फैटी एसिड कहां जाके जमा होगा? आर्टरी में। आर्टरी में हो जाएगा ब्लॉकेज, और जब आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो इस बीमारी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। थोड़ी भारी नाम है ना,
याद रखना, इस बीमारी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। बोलचाल में जिसको कभी आप सुनो ना कि कोई कहे कि यार उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, उसके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, तो हार्ट में ब्लॉकेज घर का शब्द है, बाकी उस बीमारी के लिए जो टर्म यूज होगा जो डॉक्टर की लैंग्वेज में, वो कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, तो ये बीमारी होती है वसा की अधिकता से। तो यहां पर आज की क्लास में हमने फैट या वसा के बारे में पढ़ा। प्रीवियस क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आने वाली क्लासेस में हम प्रोटीन और बाकी जो है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें। कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।